अकेले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने 200 मारा। इससे पीछे अगर आप बात करें तो ईशान किशन ने भी 200 मार दिया है। रोहित शर्मा की बात करें वो भी दो तीन दफा वो भी 200 मार चुके हैं। तो दाऊद साहब, इंडियन टीम में अब जो खिलाड़ी हैं वो एलीट क्लब में शामिल होते जा रहे हैं, और ये नए लड़कों का इस एलीट क्लब में शामिल होना, नए बच्चों का, जैसे ईशान किशन, शुभमन गिल, ये यंगस्टर ही है अभी, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। 10-10 साल इन्होंने फील्ड में नहीं गुजारे, अभी ये 3-4 साल 5 साल ही हुए इनको आए हुए। इनका 200 मारना कितना। कौन था? शुभमन गिल। शुभमन गिल एक एंड संभाले रखते हैं, और वो ऐसा एंड संभाले रखते हैं कि एंड पे आके जहां पे लग नहीं रहा था कि वो 200 मारेंगे, वो 5 छक्के लगातार मार के 200 मार देते हैं, फिर एक और छक्का मारते हैं, फिर आउट होकर चले जाते हैं, और इंडिया इसी तरह से 349 रन बनाता है, जो कि लग रहा था कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतने हुए नहीं। लेकिन एंड के ऊपर जो नहीं लग रहा था, तब इंडिया ने इतने ज्यादा रन कर दिए। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जो अगर ग्रेट प्लेयरों में आते हैं, जो वर्ल्ड में स्टार बनते हैं ना, जो नेक्स्ट विराट कोहली के बाद जो वर्ल्ड क्रिकेट में यंग बच्चों में जो एक मेरे ख्याल से मोटिवेशन है ना, वो ऐसी परफॉर्मेंस होती है, ऐसी बैटिंग होती है, जो सीखते हैं ऐसी इनिंग सिचुएशन के मुताबिक उसने बैटिंग की है, अपनी टीम के लिए की है, और कहां से टीम को कहां पे। लेकिन दोस्तों, अपना यंग मैन शुभम गिल जो है, उसने भी जो है 208 जो है रन्स बनाए दोस्तों, वो भी कम नहीं रहा ब्रेसवेल से। बस फर्क इतना था कि जो है वो अपना इंडिया का ग्राउंड था, इंडिया के अंदर ब्रेसवेल पहली दफा उस पर खेल रहा था, तो दोस्तों सबने उसकी तारीफ की ब्रेसवेल। दोस्तों, आप सभी ने तो शुभमन गिल की 200 देख लिए हैं। शुभमन गिल ऑल एक इंडियन के लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो कि 200 लगा चुके हैं। इससे पहले ईशान किशन 3-4 मैच पहले ही 200 लगाए थे। तो आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग जब भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा चैनल इंप्रूव होगा। दोस्तों धन्यवाद। 200 मारा। इससे पीछे अगर आप बात करें तो ईशान किशन ने भी 200 मार दिया है। रोहित शर्मा की बात करें वो भी दो तीन दफा वो भी 200 मार चुके हैं। तो दाऊद साहब, इंडियन टीम में अब जो खिलाड़ी हैं वो एलीट क्लब में शामिल होते जा रहे हैं, और ये नए लड़कों का इस एलीट क्लब में शामिल होना, नए बच्चों का, जैसे ईशान किशन, शुभमन गिल, ये यंगस्टर ही है अभी, ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। 10-10 साल इन्होंने फील्ड में नहीं गुजारे, अभी ये 3-4 साल 5 साल ही हुए इनको आए हुए। इनका 200 मारना कितना अच्छा है भाई इनके लिए। देखो, अगर आप ओवरऑल देखो तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन मेंस मेंस ओडीआई क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो 10 में से 7 इंडियंस के नाम है, 10 में से। और अगर आप 10 डबल सेंचुरियां उठाओगे, 10 डबल सेंचुरियां, तो उसमें से 7 सेंचुरीज इंडियंस की हैं, 10 में से 7 सेंचुरीज। और अगर मैं आपको नाम बताऊं, एक क्रिस गेल की सेंचुरी है, एक मार्टिन गुप्टिल की सेंचुरी, आपको याद होगा, बड़ी जबरदस्त उन्होंने खेली थी, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेली थी, और वर्ल्ड कप में शायद खेली थी। और उसके बाद आपको जो नजर आ रही है फखर जमान की नजर आ रही है, जिन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारे थे। बाकी सारे इंडियंस नजर आ रहे हैं। बाकी रोहित शर्मा, एक फखर जमान जो है वो मार सकते थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अगर उस मेन टाइम पर जो है डिकॉक अपनी ना पेश करते तो शायद जो है जो हमारे फखर जमान है वो भी कहीं ना कहीं वो डबल सेंचुरी जो है मार देते। लेकिन डिकॉक ने उस मेन टाइम पर जो है पेश करना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से वो बेचारे भी जो है 196 पर आउट हो गए। चले खैर, वो तो बात थी। लेकिन अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि रोहित शर्मा डबल सेंचुरियां, सचिन तेंदुलकर पहली डबल सेंचुरी, सहवाग डबल सेंचुरी, ईशान किशन डबल सेंचुरी, उसके बाद आपका ये क्या नाम है इनका, शुभमन गिल डबल सेंचुरी। तो भाई हर बंदा ही यहां पे डबल सेंचुरी मार रहा है, सबकी डबल सेंचुरियां आ रही हैं। सवाल ये है कि ये जो आज पूछ भी रहे थे बड़े लोग हमसे, यार कि इंडिया के क्यों डबल सेंचुरी मार रहे हैं, पाकिस्तान के भी प्लेयर्स हैं या बाकी भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, वो क्यों डबल सेंचुरी नहीं मार पाते। जैसे आपने बात की, बिल्कुल फखर जमान के पास मौका था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कि वहां पे वो 2 डबल सेंचुरियां मार सकते थे, लेकिन नहीं भाई नहीं, ये कहानी नहीं हुई। सिर्फ जो आपको डबल सेंचुरियां नजर आ रही है वो आपको इंडियन प्लेयर्स की नजर आ रही है। 10 में से 7 200 इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। और अगर आप शुभमन गिल की बात कर रहे हो तो विदाउट एनी डाउट आपको उनको इतना क्रेडिट देना पड़ेगा कि जनवरी 2022 से अब तक सबसे ज्यादा किसी ने अगर ओडीआई में रन बनाए हैं तो वो वन एंड ओनली नाम है, और नाम सिर्फ है उसका शुभमन गिल। तो ओडीआई का नया चीता नजर। कितनी जल्दी, कितने कम टाइम पे उसने ये चीज़ ऐसी की है जो एक ग्रेट प्लेयरों में कोई 100 या 150 मैचेस के बाद आती है। तो जो उसने 19वें मैच में कर दिखाया, मज़ा आया बैटिंग देखने का। उसके बाद फिर बॉलिंग बेबस लग रही थी न्यूजीलैंड टीम की। आप देखें फॉकनर 77 रन हुए हैं, और उसके बाद 1 विकेट ली है,
हेनरी आप देखें 2 विकेटें ली, या मिचेल सैंथ ने बॉलिंग किया, उसने 56 रन दिए, 1 विकेट ली है। वही एक बॉलर लग रहा था, थोड़ा सा बैट्समैनों को अंडर प्रेशर रखा, विराट कोहली को जैसे आउट किया, और डैरन मिचेल ने सूर्या कुमार यादव को आउट किया, 2 विकेटें ली हैं उसने। हार्दिक पांड्या मेन प्लेयरों को उसको 5 ओवर करवाने पड़े हैं, लेकिन जैसे चेस करने आए हैं, पहले 6 बैट्समैन 130 रन बना के आउट हो गए थे, उसमें भी फिर सेट बैट्समैन एलन, आप इतने मौके मिल रहे हैं, जब आप इतने रन कर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा लंबा जाएं। ठीक है, बॉल अच्छा हुआ, लेकिन एक्सक्यूज नहीं है, जब आप बड़े रन कर रहे हो तो फिर आप बड़े रन करें। 6 आउट हो गए हुए थे, टॉम लैथर ने 24 रन बनाए हैं, कॉनवे आप देखें, हेनरी निकल देख लें, और डैरन मिचेल देख लें, सारे बैट्समैन आउट हो गए थे मेन, लेकिन 7वें नंबर पे आके क्या गजब की बैटिंग की है। और जैसे गिल ने इनिंग्स बनाई, अपनी टीम को प्रेशर से निकाला है, ऐसे मौके पे मिचेल सैंथनर ने जैसे 57 रन बनाए, इन दोनों की, ब्रेजवेल की जैसे 160 रन की, 150 प्लस रन की पार्टनरशिप लगी है। ऐसे लग रहा था कि ये 1 ओवर पहले 8-9 बॉल पहले मैच खत्म कर देंगे, कोई सोच ही नहीं सकता था। लग रहा था कि इंडियन टीम कोई 150 रन से मैच जीतेगी, लेकिन ऐसा देखें क्या कमाल की बैटिंग हुई है, परफॉर्मेंस कमाल की हुई है दोनों टीमों की तरफ से, गेम अवेयरनेस नजर आई है, जो सेट हुआ वो कितना लंबा लेके गया, और एक जीतने की पोजीशन पे न्यूजीलैंड टीम आ गई थी। सेंथनल ना आउट होता तो शायद ये मैच न्यूजीलैंड टीम जीत जाती। कितनी जबरदस्त इतने ज्यादा रन कर दिए। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि इंडिया 380-390 करेगा, फिर एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि मुश्किल से इंडिया 320 करेगा, लेकिन जिस सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि इंडिया 320 करेगा, वहां शुभमन गिल ने इतने छक्के मारे कि वो 320 की जगह 349 रन हो गया। अब समझ आ गया ना? आ गया, अब ठीक है। चलो अब बात करते हैं जरा, जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आते हैं साथ ही डेवन कॉनवे आउट हो जाए, उसके बाद फिन एलन थोड़ा सा रन करते हैं, वो भी चलते हैं। हेनरी निकल जो विलियमसन की जगह खेल रहे थे वो भी आउट होके चले जाते हैं, सारे के सारे आउट होके चले जाते हैं, 6 आउट हो जाते हैं 131 के ऊपर। फिर जिसको कहते हैं 132 रन की पार्टनरशिप लगती है, 293 के ऊपर मिचेल सैंटनर जाके आउट होते हैं। और वो ऐसा मोमेंट था जो मैं समझता हूं कि मोहम्मद सिराज का वो ओवर जिसने मैच को पलट के रख दिया, न्यूजीलैंड ने पूरा अच्छी तरीके से कमबैक कर लिया था। ब्रेसवेल ने इंडिया का बुरा हाल कर दिया था, मार जिसको कहते हैं ना बुरा हाल कर दिया, मिचेल सैंटनर ने बुरा हाल कर दिया था। लेकिन जब सिराज आते हैं, रोहित शर्मा उसको बुलाता है, भाई आके बचा ले मैच। सिराज आता है, सिराज उस मैच को बचाता है, मिचेल सैंटनर को आउट करता है, अगली बॉल पे दोबारा से किसी और बल्लेबाज को, बॉलर को आउट करता है और मैच में इंडिया को वापसी करवाता है। लेकिन ब्रेसवेल जिसको कहते हैं ना एक एंड संभाले रखते हो, कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले बता दूं टर्निंग पॉइंट कौन सा था? सिराज का वो ओवर जिसमें उसने 2 विकेटें निकाली एंड पे आके, अपने स्पेल का आखिरी ओवर, ये मेरी नजर में टर्निंग पॉइंट था जहां से न्यूजीलैंड ने मैच गवा दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेसवेल हिम्मत नहीं हारते, वो लगे रहते हैं, वो एंड पे आखिरी ओवर तक गेम को लेके चले जाते हैं। इस दौरान जिसको कहते हैं एक और विकेट गिर जाती है, 9 आउट हो चुके होते हैं, आखिरी ओवर के अंदर 21 रन करने होते हैं और पहली बॉल के ऊपर शार्दुल ठाकुर को पड़ता है छक्का, हैवी किस्म का, पूरे जिसको कहते हैं ना मैच का सबसे बड़ा छक्का लगता है। उसके बाद जिसको कहते हैं वाइड कर देते हैं। रोहित शर्मा की ऐसे शक्ल बन जाती है कि शार्दुल ठाकुर के साथ करूं तो करूं क्या, कि पहले छक्का कर लिया फिर वाइड कर दिया, लेकिन अगले ही बॉल में अपने पूरे दिन की सबसे अच्छी बॉल फेंक के यॉर्कर मारते हैं और वो आउट हो जाता है। यहीं से इसको कहते हैं ना इंडिया इस मैच को जीत लेता है। अब इस मैच का टर्निंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, सिराज की वो विकेट थी, लेकिन इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच था वो नो डाउट जिसको कहते हैं शुभमन गिल ही था। 208 रन बनाना कोई आसान बात थोड़ी होती है, लेकिन अगर मैं देखूं ना इस मैच को ज्यादातर जिसको कहते हैं ना बचाने वाला वो था रोल सिराज का। सिराज ने पिछले मैच में भी 4 विकेटें ली थी, इस मैच में भी 4 विकेटें ली, 73 पे लंका को आउट किया था, पावर प्ले में 4 आउट किए थे, लेकिन इस मैच में 2 पावर प्ले में आउट किए, उसके बाद जिसको कहते हैं एंड पे आके उसने फिर आउट किए जिसको कहते हैं आखिरी ओवर के अंदर। तो सिराज को जिसको कहते हैं क्रेडिट तो जाएगा, इंपैक्टफुल प्लेयर जो होगा ना मेरी नजर में वो सिराज था, बाकी प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल ही था। अब देखा जाए तो ये तो इंडिया को पता चल गया कि भाई न्यूजीलैंड के साथ जो मैचेस है वो आसान नहीं होगी। एक और फैक्टर बड़ा है ड्यू फैक्टर, ड्यू फैक्टर का जिसको कहते हैं ना बड़ा मसला आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है लंका के खिलाफ इतना फील नहीं होता, लेकिन कल के मैच में इंडिया को फील हुआ कि जो चेस कर रहे थे ना उनको एडवांटेज होता है ड्यू का। तो इंडिया में वर्ल्ड कप है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पहले बल्लेबाजी करनी तो कम से कम 370-380 रन बनाने होंगे, क्योंकि बॉलर्स को इतना रन देने के वो डिफेंड कर सके। और इंडिया में ये रन चेज हो सकते हैं क्योंकि जो पिच की कंडीशंस हैं, जो ग्राउंड्स हैं और जो एनवायरनमेंट है वो जिसको कहते हैं ना बैटिंग को सूट करता है। तो फिलहाल इंडिया ने मैच तो जीत लिया, लेकिन देख